नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है बुध का मीन राशि में होना और इसका क्या प्रभाव सभी लग्न या राशियों पर कैसे देखें। कुछ बातें पहले बुध के विषय में जान लेते हैं, उसकी क्या कुछ विशेष बातें हैं और किस तरह से कहां कहां वो अपना प्रभाव करता है। तो बुध जिन चीजों को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है, जहां वो अपना प्रभाव डालता है, उसे समझते हैं। तो इस संसद में जो हमारी आकाशीय संसद है, इन ग्रहों में इसे युवराज का पद हासिल है। ये युवराज है, राजा सूर्य और रानी चंद्र के पुत्र हैं और इनका जेंडर थोड़ा गड़बड़ समझा जाता है, यानी इनके व्यक्तित्व में अच्छे शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। ये हुई एक बात। दूसरा, इनका रंग हरा समझा जाता है और एक ही दृष्टि से देखते हैं, सातवीं, इनकी और कोई दृष्टि नहीं होती। चौथे भाव और दशम भाव के ये कारक होते हैं, वहां मुख्य रूप से अपना प्रभाव करते हैं और मीन राशि में अपनी नीच राशि में गिरे जाते हैं और परम नीच में गिरे जाते हैं 1 डिग्री से 12 डिग्री तक। तो ये इनकी कुछ विशेष चीजें हुई। अब ये 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष। बुध इन तीनों ही दोषों को संभालते हैं। ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ इन तीनों ग्रहों को होते हैं, यानी अगर अच्छे होंगे तो इन तीनों ग्रहों, तीनों दोषों का, वात पित्त कफ को मेंटेन करेंगे और अगर खराब होंगे तो तीनों को ही खराब कर सकते हैं। इसका अर्थ ये निकला। तो अभी तक हमने चर्चा कर ली उनकी दृष्टि, उनका कारक और उनके त्रिखल जो दोष है, उनका त्रिदोष, उनका रंग, और कौन कौन से फील्ड हैं, किन रिश्तों पर प्रभाव डालते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। वाक शक्ति, हमारे बोलने की कला, हम कैसा बोलेंगे, साफ बोलेंगे कि नहीं, हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी हमारा जो उच्चारण है वो कितना स्पष्ट होगा या नहीं, इसको देखते हैं। मामा जी और मौसी जी का विचार भी बुध से किया जा सकता है। बुद्धि, हम अपने बौद्धिक सामर्थ्य का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारे पास कितनी बुद्धि होगी या नहीं, बुद्ध मतलब बुद्धि है ना, ऐसा समझे। विवेक, कभी कभी ज्ञान अलग बात होती है लेकिन पढ़ा लिखा होना अलग बात। तो हम कितने ज्ञानी हो सकते हैं, कितने अच्छे से हमारी विचारशीलता हो सकती है, इसको भी इसी विषय से देखते हैं। फिर आता है संतानों का सुख, क्योंकि बुध स्वयं संतान है, इसलिए संतान के सुख का विचार भी हम लोग बुध से कर सकते हैं। मित्रों से हंसना, बोलना, विवेक, इससे क्या तय होगा, मित्र, हमारे दोस्तों के साथ तालमेल, हमारी समृद्धि, क्योंकि बुध बुद्धि है तो समृद्धि। अब समृद्धि कहां से आएगी, व्यापार करने से, अकाउंट्स को समझने से, यानी वाणिज्य के काम को देखने से आएगा। बुध विनोद बहुत करता है, विनयी होता है, यानी नम्र स्वभाव समझा जाता है, क्रोधी नहीं होता, हंसी मजाक करने वाला होता है, इसलिए उसे विनय को भी यहीं से देखते हैं और हास्य को भी बुध से देखा जाता है। ज्योतिष का, क्योंकि बुध गणित के काम को देखता है तो इसलिए ज्योतिष का काम, गणित से संबंधित सारे काम, और नृत्य, शिल्प, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को, क्योंकि बुध कल्पना को भी कंट्रोल करता है। तो एक साथ बुध ने इतने सारे विषयों को देखना है। हमने क्या समझा कि अगर बुध की स्थिति कुंडली में कमजोर हो जाए तो इतने सब क्षेत्रों पर उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा होगा तो बहुत अधिक लाभ हो सकता है। तो आज बुध के नीच राशि में होने के प्रभाव पर चर्चा हो रही है कि अगर वो नीच राशि में होगा तो उसका किस तरीके का प्रभाव होगा। बुध की 2 गति संभव है, मार्गी जो आमतौर पर रहता है, पर कभी कभी वक्री भी हो जाता है। तो वक्री होने का प्रभाव आप मोटे तौर पर ऐसे समझें, अगर शुभ स्थितियों में है तो शुभता बढ़ जाएगी, अशुभ स्थिति में है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। अब जब कोई ग्रह नीच राशि में होगा और वक्री होगा तो उसकी नीचता का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा। ये तरीके से हम बुध को लेते हैं। एक एक
सभी लग्न राशियों पर इसके प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि से अगर आप देखें तो 12वें भाव में आते हैं, और 12वां भाव है खर्च होने का, खो जाने का, अस्पताल जाने का, बीमार होने का, तनाव महसूस करने का। अब 12वां घर थोड़ा बुरा है और बुध वहां होंगे नीच राशि में, तो स्थितियां ये होंगी कि बुध के कुप्रभाव कुछ कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अपनी एक दृष्टि जो 7वीं दृष्टि वहां से 6ठे भाव पर अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे, तो शत्रुओं के साथ बौद्धिक और मानसिक तालमेल कर पाएंगे, उनसे विचार विमर्श कर पाएंगे, विचार विमर्श करके समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो एक तरफ से ये फायदा हुआ। प्लेसमेंट का नुकसान यहां पर ये हो रहा है कि वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब तीसरा भाव है हमारा कर्म, हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, हमारा शौर्य, हम क्या करके दिखा सकते हैं। अगर वही कमजोर हो जाए, 12वें घर जाकर खर्च हो जाए, खो जाए, तो आपकी क्या प्रभाव आया? कार्य क्षेत्र पर प्रभाव आ गया। वो परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल पा रहे जो आप निकाल सकते हैं। अब वो रिजल्ट नहीं आएगा तो तकलीफ आएगी। 6ठे घर से शत्रु खो गए, 12वें घर में जाके खर्च हो गए, तो शत्रु पक्ष पे लाभ हुआ, पर कर्म करने, रिजल्ट निकालने की सामर्थ्य पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव आया। 12वां घर मोक्ष प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है, वैवाहिक जीवन के सुखों को भी यहां से देखा जाता है। तो इसका ये प्रभाव देखने में आ सकता है कि बुध है तो यहां नीच राशि में, लेकिन फिर भी वो एक शुभ ग्रह है, तो 12वें घर में होने पर वैवाहिक जीवन पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। तो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, अपने एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे या एफर्ट्स ही नहीं कर पा रहे, पर शत्रुओं को संभालने की स्थिति बन रही है, बीमारियों को कंट्रोल करने की स्थिति बन रही है। ये एक मिला जुला प्रभाव आपको देखने में आएगा। अब वृषभ की बात करते हैं, तो वृषभ के लिए क्या स्थिति बनेगी कि यहां पर वो 11वें भाव में आएगा। अब 11वां भाव होता है धन भाव, ठीक है। यहां से हम आमदनी को देखते हैं, धन को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, कंधों को देखते हैं, और कान का विचार भी यहां से ही किया जाता है। अब यहां पर वो दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी होकर आमदनी के भाव में आए। ये अपने आप में बड़ा अच्छा योग है, पर नीच राशि में है, इसलिए उतनी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी जितनी हम उनसे उम्मीद करेंगे। और 5वें भाव के स्वामी भी है जो अपनी नीच राशि में चले गए, इस हिसाब से परफॉर्मेंस में दिक्कत आई, लेकिन उनकी अपनी उच्च दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। तो आपके संतान के सुखों को लेकर, बोलने की कला को लेकर, किसी मुद्दे पर विचार करने की जो अंदाज है वो शॉर्ट टर्म कोई फैसला लेना है, किसी मुद्दे पर लंबे समय तक विचार करके फैसला लेना है, ये सभी चीजें। तो यानी हमारे सोचने समझने की ताकत, विचार करने की ताकत, हमारा डाइजेशन, संतान और एजुकेशन, इन सभी चीजों का प्रभाव यहाँ मीठा देखने में आएगा, अच्छा देखने में आएगा। तो धन के लिए थोड़ा खराब हुआ क्योंकि धन भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में गया, उतना अच्छा नहीं रहा। आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपनी नीच राशि में, पर संतान के लिए प्रभाव बहुत ही अच्छा देखने में आएगा। घुमा फिरा के कुछ समय के बाद, आमतौर पर आधे के बाद, आमदनी को लेकर के भी अशुभ साबित नहीं होता है। तो वृषभ के लिए ये मिला जुला प्रभाव है, लेकिन संतान, डाइजेशन, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने वाली स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब मिथुन लग्न की बात करते हैं। अब लग्न का स्वामी ही नीच राशि में चला गया, तो स्वास्थ्य को लेकर के तनाव जरूर आएगा। इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन के सुखों को लेकर देखने में आएगा, लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि अपनी उच्च दृष्टि से कहां देख रहा है? 4थे भाव, और 4था भाव है हमारे सुखों का, मां का। तो मां के साथ तालमेल, सुखों की स्थिति, उच्च शिक्षा, यात्राएं, ये सब चीजें यहां देखी जा सकती हैं। तो यहां फायदा देखने में जरूर आएगा। अब 10वें भाव में वो कारक भी है, अगर अकेला होगा तब तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कारक अगर अकेला होगा तो नुकसान देगा, लेकिन कोई और ग्रह भी साथ में है तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव देखने में आना चाहिए। तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी 4थे भाव के हिसाब से, जहां पे सुखों की योग हम बनते हुए दिखाई देंगे, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व के लिए, कार्य क्षेत्र पर प्रभाव के हिसाब से देखें तो थोड़ी कमजोर स्थिति हो जाती है, क्योंकि वहां वो अपनी नीच राशि में चला गया है। कारक अकेला होगा तो और खराब स्थिति देखने में आ सकती है।
कर्क की बात करते हैं तो इनके लिए बुध एक अकारक ग्रह है जो फेवर देने वाला नहीं है। वो 12वें घर का और तीसरे घर का स्वामी है। तो क्योंकि वो अकारक है तो उसका प्रभाव ये आया कि आपके खर्चे घटे। अब देखिए, जो ग्रह आपको मीठा फल दे सकता है उसका कमजोर होना तो बुरा है, लेकिन जो आपको कष्ट देने वाला है अगर वो कमजोर हो जाए ये तो शुभ है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो खर्चे घटेंगे, यात्राएं फेवरेबल होंगी, झंझट कम होंगे, प्रयास जबरदस्त किए जा सकते हैं, उसके रिजल्ट आने की संभावना बढ़ेगी क्योंकि बुध की अपनी उच्च दृष्टि तीसरे भाव पर आई। तो इसका प्रभाव कर्क को ये होगा कि सिर्फ शुभ, कि आपके प्रयास सफल होंगे, आपकी मेहनत सफल होगी, आप अच्छा प्रयास कर पाएंगे, उसके रिजल्ट निकाल पाएंगे, अपने छोटे भाइयों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा, अपने जो जूनियर्स होते हैं या सीनियर होते हैं, जो है हमारा साथ काम करने वाले हमारे कलीग्स, उनके साथ आपके अच्छे तालमेल रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति कर्क के लिए बनेगी। खर्चे भी घटे, मेहनत का फल भी मिला, सहयोग भी मिला और स्थितियां भी इंप्रूव हुई और वो भाग्य के भाव में भी है। तो हर लिहाज यहाँ बहुत अच्छी स्थिति देखने में कर्क के लिए आएगी। सिंह की बात करते हैं तो 8वें घर में ये चले जाएंगे। अब यहाँ एक समस्या ये हो गई, 8वें घर में जब भी कोई ग्रह रहता है तो वो अपने कुछ को प्रभाव कर सकता है। बुधवार रहेंगे तो स्वास्थ्य की कोई हानि जरूर देंगे किसी न किसी रूप में। आमदनी के स्वामी होकर के वहां चले गए तो इनकम को निश्चित रूप से बुरा प्रभाव देखने में आएगा। तो आमदनी घट रही है या उतनी हो ही नहीं रही जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं, एक नुकसान। लेकिन पैतृक संपदा का सुख, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियों को इंप्रूव करेगा। बोलने की कला का कुछ फायदा देखने में आएगा क्योंकि बुध की वहां उच्च दृष्टि पड़ रही होगी। तो यहां मिला जुला सा प्रभाव हुआ। आमदनी को लेकर के तो निश्चित रूप से कष्ट होंगे, खर्च ज्यादा होंगे, आपकी जमा पूंजी खर्च होने लगेगी, आपकी सेविंग्स कम होती जाएंगी, लेकिन परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी बोली भाषा की कला के कारण आप आमदनी कमाने में वक्त के साथ कामयाब जरूर हो जाएंगे। कन्या की बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए या राशि के हिसाब से देखेंगे तो अब स्वास्थ्य का स्वामी यानी आपकी लग्न का स्वामी अपनी नीच राशि में चला गया और वो भी 7वें भाव में। तो निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा प्रभाव देखने में आएगा। लेकिन एक और प्लस पॉइंट यहाँ ये बन जाता है वो ये कि उसकी अपने लग्न पर उच्च दृष्टि है, बेशक नीच में है, लेकिन कोई ग्रह जब अपनी लग्न को, समझिए लग्नेश लग्न को देखे, भाव को भाव का स्वामी देखे, आप अपने मकान के बाहर खड़े होकर अपने मकान पर अपनी दृष्टि रखें तो मकान को कोई नुकसान नहीं है तरीका से। तो अर्थ ये निकला कि कन्या की लग्न पर अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है, लेकिन है वो भी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी पर उसे मेंटेन करने के लिए भी वो अपनी सामर्थ्य को बनाए रखेगा। अब ये 10वें भाव का स्वामी होकर भी नीच में हुआ, ये एक खराब स्थिति यहां हो जाती है। अच्छा, अब क्यों हो जाती है कि यहां पर एक विशेष बात ये हो जाती है कि जो 10वां घर है हमारे कार्य क्षेत्र पर हमारी इमेज, हमारी परफॉर्मेंस को बिलोंग करता है, वहां थोड़ा सा प्रभाव कमजोर देखने में आएगा। थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट को भी दिक्कत देखने में आ सकती है। या एक और पॉइंट बड़ा सुंदर लागू होता है, वो है कि जिसे हम कहते हैं केंद्र अधिपति दोष। जब एक ही ग्रह 2 केंद्रों का एक साथ स्वामी होता है तो उसकी शुभता कुछ कम हो जाती है। अब यहां पर बुध की जो भी शुभता थी वो थोड़ी सी घट गई, वो उतना शुभ फल देगा नहीं। इस वजह से कन्या को ये मिला जुला सा प्रभाव आएगा, जहां स्वास्थ्य की थोड़ी हानि होगी लेकिन आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। अब स्वास्थ्य अलग है, व्यक्तित्व अलग। कार्य क्षेत्र पर हानि देखने में आ रही है लेकिन आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा कि आपका डिमोशन ही हो जाए या कोई और मुसीबत आ जाए। तो ये मिला जुला सा यहां प्रभाव देखने में आएगा। अब तुला की बात करेंगे तो क्या होगा? तुला के लिए वो 6ठे भाव में, 6ठा भाव हमारे शत्रुओं का है, बीमारियों का है, कर्जे का है। अब वहां पर शुभ ग्रह का होने का अर्थ यह है कि वो स्थितियां थोड़ी सी खराब होती, लेकिन वो किस भाव का स्वामी है? भाग्य भाव का स्वामी है। अब भाग्य भाव का स्वामी ही अगर आपकी खराब स्थिति को मेंटेन करेगा तो भाग्य की स्थिति और खराब हो जाएगी। वो खर्चों का स्वामी है। अब खर्च हो जाना, अस्पतालों में खर्च होना, हॉस्पिटल में अपना कोर्ट कचहरी में खर्च होना, या किसी को पैसे उधार दिए वो डूब जाना, इन सबको हम खर्चे गिनते हैं।
तो खर्चों के स्वामी का नीच राशि में जाना तो फेवरेबल है। तो क्या फायदा हुआ, खर्चे तो घट जाएंगे, इसका लाभ होगा। शत्रुओं के साथ तालमेल कर पाओगे, इसका लाभ होगा। लेकिन भाग्य की हानि होगी, पिता से सुख की प्राप्ति में हानि देखने में आएगी, संतानों के सुख में भी थोड़ी बहुत हानि देखने में आएगी। तो बुध का यह नीच राशि में होना कहीं ना कहीं संतान के लिए थोड़ा कष्ट की स्थिति बनाएगा, भाग्य के लिए बनाएगा, पिता के लिए बनाएगा। यहाँ ये परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन आपके खर्चे आपके कंट्रोल में होंगे। कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होने की भी संभावना यहाँ देखी जा सकती है। तो तुला के लिए ये मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए बुध 11वें भाव और 8वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव जो मृत्यु को बिलोंग करता है, उम्र को भी वहीं से देखते हैं, मृत्यु को भी वहीं से देखते हैं, जमा पूंजी को भी वहीं से देखते हैं, गूढ़ विद्याओं को। ऐसी विद्याएं आमतौर पर जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कुछ गहराई से, कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए हम स्वयं मेहनत इस पर कर सकते हैं। अब वो बैठ गया ज्ञान के घर में। इसके ये मीनिंग निकाले जा सकते हैं कि आपके ज्ञान को कुंद करेगा, जो रेगुलर एजुकेशन के बजाय कुछ और सीखने, कुछ और जगह दिमागों को फंसाएगा, दिमाग की चंचलता को बढ़ाएगा। इसका नुकसान रेगुलर एजुकेशन पे तो होगा, पर कभी ना कभी ये इनकम के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझिए कि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा आपका मन व्यापार करने में ज्यादा लगता है, तो आप व्यापार के गुण सीखने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, जबकि आपको अभी अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए था। तो सीख तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं सीख रहे जो सीखने के लिए कहा जा रहा है, वो सीख रहे हैं जो आप चाहते हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की। तो आमदनी के लिए जबरदस्त अच्छा होता है, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, सलाह देने के लिए अच्छा होता है। लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, उनको मेंटेन करेगा। लेकिन जमा पूंजी खर्च हो जाती है। संतान को लेकर के भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। तो ये एक खराब स्थिति थोड़े इस तरीके का मिला जुला प्रभाव मीन में देखने में आ सकता है। धनु की बात करते हैं तो चौथे भाव में आएगा। अब चौथा भाव में वो कारक है, अकेला हुआ तो आपके सुखों की हानि करेगा, माता जी के साथ स्वास्थ्य की तकलीफ देखने में आएगी, उनसे विचार मिलने में दिक्कत आएगी, अपने घर मातृभूमि में रहने में दिक्कत आएगी। ये समस्याएं आपको देखने में आ सकती है। लेकिन अगर अकेला ना हुआ तो ये चीजें बहुत फेवरेबल होंगी। माता जी के साथ सुख, मातृभूमि में रहने का सुख, अपने देश में रहने का सुख, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने का योग, मकान का, वाहन का योग बनेगा। दशम भाव पर उसकी उच्च दृष्टि पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। वहां आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लोग आपके सम्मान करें, आपके काम की कद्र करें, आपकी मेहनत की कद्र करें, ये चीजें देखने में आएंगी। लेकिन इसका एक जबरदस्त नुकसान ये हुआ कि वो 7वें भाव का स्वामी भी। अब वैवाहिक जीवन के सुख का स्वामी जब कमजोर स्थिति में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ये देखने में आएगा कि तालमेल की कमी देखने में आएगी, वैचारिक तालमेल की कमी देखने में आ सकती है। तो ये मिला जुला प्रभाव है। अब क्योंकि बुध यहाँ एक साथ 2 केंद्रों का स्वामी है, इसलिए वो उतना शुभ फल दे नहीं सकता, वो एक न्यूट्रल सा फल देगा। अर्थ यह है कि और ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ थोड़ा बहुत देखना आवश्यक होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मकर की बात करते हैं। अभी देखिए मकर के लिए क्या स्थिति है कि वो एक तो भाग्य भाव का स्वामी है और बैठा है तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह रहते हैं आमतौर पर वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते हैं। हम मेहनत करते हैं उससे फील्ड से संबंधित। अब बुध के क्या क्या फील्ड है, बोलना, गणित, वाणिज्य, नृत्य, शिल्प, मामा मौसी, ये सब चर्चा मैंने पहले की। तो इससे संबंधित फील्ड्स में वो प्रयास करता है, रिजल्ट निकालता है, भाग्य पर उसको जबरदस्त सपोर्ट मिलता है क्योंकि भाग्य के भाव पर उसकी उच्च दृष्टि है, पिता से आशीर्वाद सहयोग मिलता है, संतानों के साथ भी तालमेल और सहयोग की स्थितियां बनती हैं। लेकिन यहाँ एक नुकसान देखने में उसको आता है कि वो छठे घर का स्वामी भी है। अब छठा घर है हमारे शत्रुओं का, कर्जे का। तो क्या कर्जा हमेशा बुरे बात के लिए लिया जाता है? कभी कभी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी तो हम कर्ज लेते हैं। ऐसे समझिए कि मैंने इलाज के लिए कर्ज लिया, ये नुकसान की बात थी, लेकिन मैंने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया, व्यापार को बढ़ाया और कर्ज भी उतार दिया, तो ये कर्ज लेना बुरा नहीं है। तो आमतौर पर इस स्थिति में ऐसा कर्ज लेने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है जो आपके व्यापार को बढ़ाने वाली हो, आपके एफर्ट्स को बढ़ाने वाली हो। तो मकर के लिए ये स्थितियां
बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कुंभ की। दूसरे भाव में बैठेंगे, दूसरा भाव है ही हमारे गले का। अब अगर ये वीक है, जैसे मीन में वो अपनी नीच राशि में, तो आपको उच्चारण की समस्या देखने में जल्दी आ सकती है। आप जल्दी जल्दी बोलते हो, ऐसा हो सकता है। कुछ शब्दों को साफ न बोलते हो, ऐसा हो सकता है। और इसकी उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो किसी न किसी विशेष विद्या या फील्ड में आपका दखल बड़ा मजबूत होगा, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी होगी, जिस नॉलेज का लाभ आपको देखने में आएगा। तो अष्टम भाव की दृष्टि की चर्चा यहाँ हो गई, लेकिन वो एक विशेष बात है कि वो पांचवें भाव का भी स्वामी है। अब बुध का पांचवें से बड़ा जबरदस्त लेना देना है। पांचवा भाव हमारी सोच, समझ, विचार करने की ताकत, संतान, ज्ञान, आपका डाइजेशन, वो इन सब क्षेत्रों को थोड़ी नुकसान देगा। तो कुंभ के लिए बुध का नीच राशि में होना शुभ फल नहीं देगा, तनाव देगा, परेशानी देगा। तो इनके लिए ये थोड़ी स्थिति खराब है, कमजोर है, जहां शुभ फल की प्राप्ति की उम्मीद थोड़ी सी कम है और अशुभ फल की प्राप्ति होने की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है। अब बात आती है मीन, हमारी आज की आखिरी लग्न। मीन लगन के अंदर ही ये अपनी नीच राशि में बैठे। आमतौर पर जब लगन में ये ग्रह रहेगा तो बोलने की कला का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है कि बहुत ज्यादा बोले, बहुत कमांड से बोले, अपने आगे किसी को बोलने ही ना दें। या किसी भी विषय पर जब ये बोलते हैं तो इनका उस विषय पर पूरी पकड़ होती है, इनसे बहस करके जीता नहीं जा सकता, क्योंकि विषय पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो एक तरह से भाषा के जो गुण है उसका अवगुण का बना के भी जीत आपने हासिल कर ली, कि आप किसी भी तरह की तर्क और कुतर्क देके भी जीतने में माहिर हैं। ये लाभ हो सकता है। पत्नी के घर पर, वैवाहिक जीवन के सुख के घर पर उच्च दृष्टि का प्रभाव आएगा, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नुकसान ये है कि वो तीसरे भाव का स्वामी, जो उसकी मिथुन राशि है, चौथे भाव से, वहां का स्वामी नीच राशि है। तो पैतृक घर से दूर, मां से विचार कुछ कम मिलने का योग देखने में आ सकता है। कफ की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेगी, जो त्रिकल दोष मैंने बताए थे, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। तो खाना खा रहे हैं तो पसीना ज्यादा आ रहा है, इस तरीके की ये चीजें भी गड़बड़ा जाएंगी। तो स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं रह सकती हैं, पर वैवाहिक जीवन मेंटेन रह सकता है। बोलने की कला, जैसे मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, उनके पास बोलने की बड़ी अच्छी कला होती है और वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, एक समझाने का तरीका। सुखों की थोड़ी सी कमी देखने में आती है, लेकिन क्योंकि वो एक साथ दो केंद्रों का स्वामी है, इसलिए वो थोड़ा न्यूट्रल प्रभाव रखता है, न ज्यादा शुभ न ज्यादा अशुभ। तो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं और ग्रह अच्छे हैं तो बुध का मीन राशि में होने पर भी आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चर्चा ये आती है कि जिनके लिए कम अच्छा प्रभाव है, क्या किया जाए। तीन तरह से कोई भी प्रभाव को कम करने का हम प्रयास करते हैं। पहला, हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस ग्रह के मंत्र जाप किए जा सकते हैं। दूसरा, हम दान की बात कर सकते हैं। कोई भी हरे रंग की वस्तु, जिसमें मूंग की दाल हो सकती है, साग सब्जी हो सकती है, हरा रंग का कपड़ा हो सकता है, वो दान में दिया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है रत्न। तो पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। केवल वो धारण न करें जिनके लिए बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में है, तो उनको पन्ना नहीं पहनना है। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में है तो पन्ना धारण न करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।